प्राउत की मैंने बात की, तो प्राउत का क्या मतलब है, कुछ लोग नए हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में बताता हूं, आप लोगों को जानना चाहिए। सन 1959 में श्री प्रभात रंजन सरकार नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक ने एक समाज आर्थिक दर्शन दिया जिसका नाम है प्राउत, प्रगतिशील उपयोग तत्व। प्रगतिशील उपयोग तत्व कहता है कि सभी संपत्तियों का जो मालिक है वो परमात्मा है। मनुष्य अपने साथ कुछ लेकर नहीं आता, मनुष्य अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता, वो जो कुछ भी पाता है वो इस दुनिया से पाता है और इसी दुनिया में छोड़ के जाता है। तो मनुष्य जो है वो किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं। ये कुछ मूल बातें हैं प्राउत के बारे में जो हमें जान लेनी चाहिए। और मनुष्य क्योंकि मालिक नहीं है किसी भी संपत्ति का, तो उसको सिर्फ उपयोग का अधिकार है, वो मालिक नहीं। और ये जो संपत्ति है चूंकि ये सीमित है, इसीलिए किसी को भी असीमित संपत्ति संग्रह करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। प्राउत व्यवस्था जो है, प्राउत जो सिद्धांत है, ये मूल रूप से 16 सिद्धांतों, इसमें मूल रूप से 16 सिद्धांत हैं जो ये बताते हैं किस तरह से इस दुनिया का जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थ, धन दौलत, रुपए पैसे को आप खर्च करें कि सभी जीवों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। उस नीति को आप कहते हैं, उस व्यवस्था को आप कहते हैं, समाज आर्थिक नीति को हमने कहा प्राउत, प्रगतिशील उपयोगी तत्व। सभी संपत्तियों का मालिक परमात्मा है, जीव को केवल उपयोग करने का अधिकार है। और चूंकि जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति बहुत सीमित है, क्या सीमित है, तो किसी भी व्यक्ति को असीमित धन संग्रह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को असीमित धन संग्रह का अधिकार आप देते हैं तो दूसरे लोगों के लिए उसके लिए बहुत कमी हो जाएगी। इसीलिए प्राउत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्राउत कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से अधिक धन संग्रह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से अधिक धन संग्रह करने का अधिकार देते हैं तो बाकी लोगों के लिए कमी हो जाएगी। जैसा कि आपने असमान आर्थिक वितरण आज देखा, इसमें आपको दो रेखाएं आपको दिखा रखी हैं। एक तो है नीचे अमीरी रेखा है, गलती से अमीरी रेखा लिखा गया, दरअसल I'm sorry। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा हेलो जी। तो प्राउत सिद्धांत के बारे में जो मूल बातें हैं उनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो हम जिसकी चर्चा करेंगे उसमें इन सब उन सब बातों को जानना जरूरी है। आज हमारे देश में जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र है। राजनीतिक लोकतंत्र को ही हम आज लोकतंत्र कहते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत जो है वो एक केंद्रीकृत व्यवस्था है। इसमें योजना जो है वो केंद्रित है। योजना केंद्रीकृत है। आपकी राजनीतिक लोकतंत्र आज जो देश में जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं,
तो आज भारतवर्ष में जो लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, लोकतंत्र वास्तव में अभी जो हम लोकतंत्र हमारे पास है वो है राजनीतिक लोकतंत्र। इस राजनीतिक लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो ये आज जो देश में व्यवस्था है उसकी कुछ विशेषताएं आपको मैं बताता हूं। उसमें आज हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि योजना जो है वो केंद्रीकृत है। आज जो हमारे देश में योजनाएं बनती हैं, चाहे वो गांव के लिए हो, शहरों के लिए हो, वो ऊपर से नीचे की ओर बनती हैं। और जब कोई योजना ऊपर से नीचे की ओर बनती है तो उसकी जो खामियां हैं वो क्या होती है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूँगा कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में पार्लियामेंट के स्पीकर थे, तो वो कहते हैं कि एक बार मुझे एक गांव के पास रोड का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। तो जब मैं वहां गया उद्घाटन करने के लिए तो मैंने देखा कि प्रशासन के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, लेकिन गांव के लोग नहीं हैं। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई गांव के लोगों के लिए सड़क बनी है तो गांव के लोगों को तो होना चाहिए ना, गांव के लोग कहाँ हैं, क्या लोगों को सड़क नहीं चाहिए? तो उन्होंने कहा, जो वहाँ के प्रधान थे उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि गाँव के लोग जो हैं वो आ नहीं पा सकते इधर। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो बोला कि ये जो सड़क है यहीं तक है और गांव उधर है और बीच में एक बहुत चौड़ा नाला है और उस पर कोई पुल नहीं है। तो सड़क जो बनी है वो योजना के अनुसार गांव तक बन गई है सड़क, लेकिन क्योंकि सड़क से गांव को जोड़ने के लिए कोई पुल नहीं है इसलिए लोग नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा तो भाई पहले पुल बनाना था। तो बोले कि वो योजना जो थी कि सड़क जो है शहर से गांव तक सड़क होनी चाहिए, अब उसमें पुल की कोई बात नहीं थी। तो ये केंद्रीकृत योजना का परिणाम है कि जब आप योजनाएं ऊपर से बनाते हैं तो नीचे की जो स्थितियां हैं वो आपको नहीं पता। आज का जो राजनीतिक लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, आप लोग सुनेंगे कि लोकतंत्र बचाओ, तो वो किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? वो एक राजनीतिक लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। राजनीतिक लोकतंत्र में जो योजना है वो केंद्रीकृत योजना होती है, योजनाओं का निर्माण। ये देखिए, मैं सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं और अनुभवी लोग हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर कोई भी जो राजनीतिक दल है उसका एक ही काम करने का तरीका होता है। अभी जो आपने बिल्कुल जो लेटेस्ट राजनीतिक दल है वो है आम आदमी पार्टी, जो सफलता प्राप्त कर रही है। ज़्यादातर राजनीतिक दलों का जो तरीका है काम करने का वो ये है कि हमें जिता दो, हम ठीक कर देंगे। कोई भी राजनीतिक दल है वो वोटर्स को, लोगों को कोई शिक्षा नहीं देता, कोई जागरूकता नहीं लाता। प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया जो है वो इस तरह की प्रेजेंटेशन, खासकर अधिवेशन में, आपको मैं एक बात जो बताना चाहता था शुरू में, वो ये कि मेरा जो प्रेजेंटेशन का टाइम था थोड़ा बाद में था, सभी वक्ताओं के बाद, लेकिन मुझे कहा गया कि आप प्रेजेंटेशन थोड़ा पहले दीजिए। तो इससे पता चलता है कि जो पदाधिकारी हैं वो खुद बोलने के लिए इतने उतावले नहीं है, खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए इतने उतावले नहीं है जितना कि वो चाहते हैं कि हमारी बात जो है लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आप विचार से परिवर्तन लाएंगे। एक आपको मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, ये पंक्तियां मेरी लिखी हुई हैं और इसमें मैंने जो 1947 से लेके आज तक की जो व्यवस्था है उसको समेटने की कोशिश की है, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। देश भया सराय सरीखा, देश भया सराय सरीखा, सरकारें आए जाएं। देश भया सराय सरीखा, सरकारें आए जाएं, कर कर झूठे वादे जनता को भरमाएं। भरमाएं। देश भया सराय सरीखा, सरकारें आए जाएं, सराय की तरह हो गया, सरकारें आ रही जा रही है। देश भया सराय सरीखा, सरकारें आए जाएं, कर कर झूठे वादे जनता को भरमाएं। जनता को भरमाएं साधो, जनता को भरमाएं साधो, बूझो यह लोकतंत्री माया। जनता को भरमाएं साधो, बूझो यह लोकतंत्री माया। पूंजीवाद आत्मा एक है और सब सरकारें हैं काया। पूंजीवाद आत्मा एक है और सब सरकारें हैं काया। तो जितनी भी सरकारें आपने देखी 1947 से लेके आज 2023 तक, ये सभी सरकारें सिर्फ काया हैं। इनकी जो मूल आत्मा है
जो आधार है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो उस अर्थव्यवस्था को, जिस अर्थव्यवस्था को ये सभी सरकारें आकर चला रही हैं, आखिर उसमें अगर हम परिवर्तन चाहते हैं, वो अर्थव्यवस्था जो बेरोजगारी, मंदी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि पैदा कर रही है, तो उसका अगर हम विकल्प चाहते हैं तो उस विकल्प को हमें समझना भी तो होगा। नहीं तो हम ये कहेंगे कि ये नेता जो हैं ठंड में टी शर्ट पहन के घूम लिए, लग रहा है कि ये बिल्कुल परिवर्तन हो गया है इनमें, ये परिवर्तन ला देंगे, ऐसा ही नेता होना चाहिए। और अगर आप सोचिए कि देश के जर्नलिस्ट लोग इस तरह का डिस्कशन आपस में कर रहे हैं, देश के बुद्धिजीवी वर्ग अगर इस तरह का डिस्कशन आपस में कर रहा है, तो इसका मतलब विकल्प का घोर अभाव है, विकल्प नहीं है। आप अगर विकल्प बनना चाहते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि अगर गरीबी दूर होगी तो गरीबी दूर कैसे होगी, अगर बेरोजगारी दूर होगी तो बेरोजगारी दूर करने का ब्लूप्रिंट क्या होगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछे, हो सकता है आपको कल किसी डिस्कशन में बुला लिया जाए, तो आप क्या जवाब देंगे, कैसे दूर होगा, उसके लिए जानना जरूरी है। तो आपको बताना होगा कि जो आज हमारी व्यवस्था है वो राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था है, और राजनीतिक लोकतंत्र में जो सबसे पहली खामी है वो ये है कि इसमें जो योजना बनती है देश के विकास के लिए वो केंद्रीकृत होती है, वो ऊपर से नीचे की ओर बनती है। यहाँ योजना आयोग में, या जिसको नीति आयोग अब कहा जाता है, उसमें कमरे में बैठ के योजना बना दी जाती है। जरूर कुछ आंकड़े लिए जाते हैं, लेकिन वो आंकड़े जब तक पहुंचते हैं तब तक स्थितियां ग्राउंड पर बदल चुकी होती हैं। योजनाएं और नीतियां जो है पूंजीपति लोगों के हित में बनती हैं। क्यों बनती हैं उनके हितों में? क्योंकि उन्हीं के पैसे से चुनाव जीते जाते हैं। पिछले जो चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, आप जानते हैं, उसमें जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो लगभग 80 से 90 हजार करोड़ के बीच में है कि राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में और चुनाव लड़ने में खर्च किया। अनऑफिशियल डाटा यह है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया। अगर 1 लाख करोड़ रुपए चुनाव लड़ने में खर्च किया गया तो वो 1 लाख करोड़ रुपए फिर कहां से आएंगे? और जिन लोगों ने वो पैसे लगाए उनके लिए नीतियां सरकार को बनाना मजबूरी हो जाती है। और चूंकि योजनाएं और नीतियां उन्हीं के लिए बनती हैं, तो सारी अर्थव्यवस्था जो है पूंजीपतियों के हाथ में ही केंद्रित रहती है। पूंजीपतियों से मेरा मतलब है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही सारी अर्थव्यवस्था रहती है, वो आम जनता के लिए व्यवस्था नहीं बनती। हमारे और आपके हित को सोचकर नहीं बनती कि फलाने जी के बेटे को नौकरी कैसे मिलेगी, ऐसा नहीं सोचा जाता उसमें। और आप ये भी मत समझिएगा कि ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है सिर्फ भारतवर्ष में, पूरे देश की बीमारी है, पूरे दुनिया की बीमारी है। तो ये भारतवर्ष में जो हम विकल्प दे रहे हैं ये पूरी दुनिया के लिए विकल्प है। तो मूल रूप से राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो पूंजीवादी तंत्र है। इसका विकल्प है आर्थिक लोकतंत्र, जिसकी बात प्राउटिस ब्लॉक इंडिया कर रहा है। अब आर्थिक लोकतंत्र से हम क्या समझते हैं? आर्थिक लोकतंत्र की जो एक डेफिनेशन है उसमें 4 मुख्य बातें हैं। अगर आप आर्थिक लोकतंत्र को समझाना चाहें, समझना चाहें, तो पहली बात है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए। क्योंकि न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी हर मनुष्य को क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो मनुष्य है और जिंदा है। जीने का अधिकार प्रकृति ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, हम उस अधिकार को छीन नहीं सकते। अगर आप किसी को न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी नहीं देते तो इसका मतलब आप उसके जीने का अधिकार छीन रहे हैं। तो आर्थिक लोकतंत्र की जो पहली शर्त है वो है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए। ये एक संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम तक ही नहीं रुकना है, हमें हर व्यक्ति को बढ़ती क्रय शक्ति देनी पड़ेगी। इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर, इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर। आज आपकी सैलरी तो कई लोगों की बढ़ गई, तनख्वाहें कई लोगों की बढ़ी हैं,
लेकिन उसमें आता कितना है, उस पैसे की परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है, तो परचेजिंग पावर देना। प्राउथ कहता है कि हर व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी देनी है, उसके लिए उसको एक परचेजिंग पावर देनी है, और उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, कम होती जा रही है दिनों दिन। आर्थिक निर्णय जो लेने की जो अधिकार है वो स्थानीय लोगों को होना चाहिए। स्थानीय लोगों का क्या मतलब है, अंग्रेजी में लोकल कहते हैं, लेकिन उसका क्या अर्थ है वो अभी हम लोग आगे समझेंगे। और स्थानीय अर्थव्यवस्था में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पहले दो बिंदु तो आप आसानी से समझते होंगे, लेकिन जो नीचे के दो बिंदु हैं वो उसको समझने के लिए हम लोग आगे कुछ स्लाइड्स को देखेंगे तो समझ में आएगा। और प्राउथ कहता है कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। अभी क्या है कि राजनीति में जाने की जो ये मारामारी है, हर कोई आदमी राजनीति में घुस करके नेता बनना चाहता है और एमपी एमएलए बनना चाहता है। वो क्यों चाहता है? क्योंकि राजनीतिक शक्ति के साथ अर्थ शक्ति जुड़ी हुई है। आप अगर राजनीति में आ गए तो पैसा भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। प्राउथ कहता है कि आपको राजनीतिक शक्ति को और अर्थ शक्ति को अलग अलग करना पड़ेगा। राजनीतिक शक्ति को केंद्रित करना पड़ेगा नैतिक लोगों के हाथ में, और अर्थ शक्ति को केंद्रित करना पड़ेगा आम लोगों के हाथों में। और इसीलिए हम लोगों का जो नारा है प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया का, वो है जन जन को देकर अर्थ शक्ति और नैतिकों को राज, प्राउथ बनाएगा एक खुशहाल मानव समाज। तो आर्थिक लोकतंत्र हो गया हमारा उद्देश्य, लेकिन इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए रास्ता क्या है? उसके लिए है हमारे पास विकेंद्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक लोकतंत्र को जो पाने का तरीका है वो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था। यानी जो अभी विकेंद्रीकरण हो रहा है, अभी जो बिल्कुल केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसका जो समाधान है वो है विकेंद्रित व्यवस्था। तो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में जो सबसे पहला स्टेप है वो विकेंद्रित योजना निर्माण। अभी जो आपका देश अभी है भारतवर्ष, उसमें 29 राज्य हैं। इन राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया, भाषा के आधार पर ये राज्य बनाए गए हैं। लेकिन प्राउथ कहता है अगर आपको देश के हर क्षेत्र का विकास करना है, हर कोने का विकास करना है, तो अगर आप देश का समाज आर्थिक विकास करना चाहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो योजना का जो आधार है वो भी समाज आर्थिक होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक होना चाहिए, भाषा नहीं होना चाहिए। उसका आधार होना चाहिए समाज और आर्थिक। तो प्राउथ कहता है कि समान आर्थिक समस्याएं, समान आर्थिक क्षमताएं, समान भौगोलिक विशेषताएं और सांस्कृतिक समानताएं, इन चार चीजों के आधार पर प्राउथ जो है पूरे देश को 44 समाज आर्थिक इकाइयों में बांटता है, जिसे हम कहेंगे समाज। जैसे कुछ उदाहरण हैं: आमरा बंगाली समाज, अंगिका समाज, मिथिला समाज, भोजपुरी समाज, मगही, अवधी, ब्रज भाषा, ब्रज समाज, कोंकणी समाज। ये जो समाज हैं ये सामाजिक और आर्थिक आधार पर बनाई गई इकाइयां हैं। ये राजनीतिक इकाइयां नहीं है। एक राज्य में एक से ज्यादा समाज हो सकते हैं। जैसे आपका ये यूपी है, यूपी में हम बैठे हुए हैं, तो यूपी में आपके ये अवधी समाज आ गया, ब्रज समाज आ गया, ये समाज है। ये एक ही राज्य में समाज हो सकते हैं, एक से ज्यादा। समाज का निर्माण इसलिए किया गया है कि उसके आधार पर, इन समानताओं के आधार पर योजनाओं का निर्माण किया जा सके। इन समाज की जो सदस्यता होगी, वो सदस्यता इसलिए नहीं होगी कि आप किसी समाज में पैदा हो गए तो आप उस समाज के सदस्य हो गए। आपके जो सामाजिक और आर्थिक हित हैं उस समाज से जुड़े हुए होने चाहिए। आपकी रोजी रोटी उस समाज से जुड़ी होनी चाहिए, तो आप उस समाज के सदस्य कहलाएंगे। यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आज
अवधि समाज में पैदा हुआ है और वो किसी कारण से काम की वजह से किसी तरह से शिफ्ट हो जाता है, मान लीजिए अंगिका समाज में हो जाता है, उसकी रोजी रोटी जो है अंगिका समाज से जुड़ जाती है, वहीं बस जाता है, तो वो अंगिका समाज का कहलाएगा। तब ये नहीं देखा जाएगा कि वो अवधि समाज में है। अगर वो पूरी तरह से अंगिका समाज के साथ जुड़ गया, वहाँ के आर्थिक और सामाजिक हितों के साथ जुड़ गया, तो वो अंगिका समाज का बन जाएगा। अभी का जो कॉन्सेप्ट है कि धरती पुत्र, यानी कि अगर आप उस जगह के हैं, वहाँ पैदा हुए हैं, तो आप धरती पुत्र हो गए, ऐसा नहीं, चाहे भले आप रहते कहीं भी हो, ऐसा नहीं है। प्राउड कहता है कि आप जहाँ जुड़ गए, जहां जिस समाज के साथ आप जुड़ गए, जिसके साथ आपकी रोजी रोटी जुड़ गई, आपके सामाजिक और आर्थिक हित जुड़ गए, आप उस समाज के सदस्य हैं, भले आप किसी और समाज में पैदा हुए हो। इस व्यवस्था में जो है प्राउड, ये जो व्यवस्था है, योजना, इसमें विकेंद्रीकृत होगी। आज की जो व्यवस्था है वो ऊपर से नीचे की ओर है, इसमें हम लोग नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्था का निर्माण करेंगे। तो इन विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का जो पहला सिद्धांत है वो है स्थानीय संसाधन लोगों द्वारा नियंत्रित। हमारे बीच मधुकर निस्तानी जी आए हुए विदर्भ से। विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र का हिस्सा है और विदर्भ कई सालों से अलग विदर्भ राज्य की मांग कर रहा है। कारण क्या है कि विदर्भ का जो इलाका है उसका शोषण हो रहा है। विदर्भ में लगभग 2/3 खनिज पदार्थ वहाँ के और लगभग 3/4 जो महाराष्ट्र के जंगल हैं, 3/4 जंगल और 2/3 जो खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं महाराष्ट्र के, वो विदर्भ में है। लेकिन वहाँ से जो मिनरल्स हैं वो बाकी महाराष्ट्र के और हिस्सों में भेज दिया जाता है और क्षेत्रों का विकास हो रहा है, विदर्भ का उतना विकास नहीं हो रहा। तो वहाँ के लोग आज भी बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र की तुलना में आप देखेंगे तो विदर्भ आज भी पिछड़ा हुआ है। इसीलिए वहाँ के लोगों के मन में असंतोष है, वो कह रहे हैं कि हमें अलग विदर्भ राज्य चाहिए। तो प्राउड कहता है कि अगर आपको देश के कोने कोने का विकास करना है तो सबसे पहले योजना, विकेंद्रीकृत योजना निर्माण करेंगे आप। हर क्षेत्र के लिए अलग योजना बनेगी और वो क्षेत्र जो है वो समाज आर्थिक आधार पर होगा। तो ये कह रहा है कि स्थानीय लोगों के का नियंत्रण होगा जो संसाधन है, यानी कि सारे जो संसाधन हैं वो स्थानीय लोगों के नियंत्रण में रहेंगे, उनके परमिशन के बिना वो बाहर नहीं जाएंगे। कम से कम जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन है, भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, ये जो इनको पूर्ति के लिए जो संसाधन चाहिए वो सब स्थानीय लोगों के हाथों में होंगे और जो स्थानीय कच्चा माल है उसका आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, दूसरे उसमें नहीं बेच सकते। अगर हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर संसाधनों को भेजते हैं तो उससे क्या होगा कि एक माइग्रेशन की समस्या हो जाएगी, जो कि अभी हुई है। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का जो दूसरा सिद्धांत है वो है उत्पादन जो है वो उपभोग के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उपभोग के लिए होना चाहिए। आज जो प्रोडक्शन है उसका जो उद्देश्य है वो है अधिक से अधिक मुनाफा वसूल करना, कम से कम लागत लगाकर। आज जो प्रोडक्शन किया जा रहा है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उसका जो उद्देश्य है वो है कि कम से कम लागत लगाओ और अधिक से अधिक मुनाफा कमाओ। तो प्राउड कहता है अगर प्रोडक्शन का उद्देश्य, उत्पादन का उद्देश्य अगर आप मुनाफा रखेंगे तो उसके कुछ नुकसान होंगे। उसका नुकसान क्या होगा कि लाभ वाली वस्तुओं को वरीयता दी जाएगी। आज जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वाली वस्तुओं को का ही प्रोडक्शन किया जाता है और इससे कर्मचारी, जनता और पर्यावरण का शोषण हो रहा है।
देखिए, किसी भी जगह पे जब कोई एक प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाती है, फैक्ट्री लगाई जाती है, कंपनी लगाई जाती है, तो उसमें कम से कम 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, 3 लोगों के हित उससे जुड़े हुए होते हैं। एक वो व्यक्ति जिसने पैसा लगाया, एक जो कर्मचारी हैं वो, और तीसरे जो वहाँ का पर्यावरण है, वातावरण है। जब किसी भी क्षेत्र में कोई इकाई लगती है, औद्योगिक इकाई लगती है, तो उसमें कम से कम 3 लोगों के हित जुड़े हुए। जो जिसने पैसा लगाया उसको सिर्फ मुनाफे से मतलब है, जो कर्मचारी हैं उनको वेतन, और वहाँ का जो समाज है वो चाहता है कि उसका हित हो, उसकी तरक्की हो, वहाँ का जो वातावरण है वो गंदा ना हो। लेकिन आज जो व्यवस्था है उसमें हम लोग सिर्फ मुनाफे की बात करते हैं। प्रोडक्शन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ क्या रह गया है? मुनाफा। तो प्राउथ कहता है कि जब आप उत्पादन कर रहे हैं किसी भी वस्तु का, उसमें आप स्कूल में, कॉलेज में जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसमें ये बताया जाता है कि उत्पादन का उद्देश्य है मुनाफा। तो सिर्फ मुनाफे की बात क्यों कर रहे हैं? किसी भी उत्पादन को जब हम करते हैं तो उसमें 3 लोगों के हित जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ मुनाफे के मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं होनी चाहिए। प्राउथ कहता है कि उत्पादन का उद्देश्य उपभोग होना चाहिए, यानी कि उपयोग होना चाहिए, खपत होना चाहिए। किसी भी चीज का हम उत्पादन कर रहे हैं तो वो उपयोग के लिए करेंगे। कुछ